हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ डिविजनल चार्ट सीरीज में फिर से एक बार। तो प्रीवियस 16 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जिसके अंदर मैंने डिविजनल चार्ट के जनरल कंसेप्ट, इसके बाद मैंने आपको डिविजनल चार्ट के बारे में बताया था कि हम D9 चार्ट को किस तरीके से यूज करते हैं, फिर D10 या दशमांश चार्ट के बारे में सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आपसे एक अपील है कि ये मेरा जो भी एस्ट्रोलॉजी चैनल है ये माफ कीजिएगा एजुकेशनल चैनल है और इस पर जो व्यूज आते हैं वो लिमिटेड व्यूज आते हैं। इन चैनल के मेरे वीडियोस को वही लोग देख सकते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं या एक लेवल से ज्यादा को जानते हैं। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जो कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह नहीं जानते, वो इन वीडियोस को समझ नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये मैं वीडियोस एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रहा हूँ और मुझे जो कंटेंट ऐसा लगता है कि यूट्यूब चैनल्स पर कहीं नहीं है या प्रॉपर वे में नहीं बता रखा है उसी को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ऑब्जेक्टिव है लोगों तक इन चीजों को पहुंचाना जिनकी बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं है। लाइक डिविजनल चार्ट एक बहुत ऐसा एरिया है कि बहुत सारे लोग सफर करते हैं, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इस पर एक पूरी सीरीज बनाऊंगा। अब आप लोगों की ये जिम्मेवारी है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप यदि जिन लोगों को जानते हो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं और उनको आप इसके बारे में बताएं कि ऐसे कोई वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं तो वो भी इसका लाभ उठा पाए। और उसमें आप ये मेरा स्वार्थ ना समझें क्योंकि मुझे इससे यूट्यूब चैनल से कोई आप सोचते हो कि मैं कुछ अर्न करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे इतने व्यूज होते ही नहीं है जिससे कि इस पर कोई मोनेटाइज हो, और मैं चाहता भी नहीं हूं, वरना मैं उस तरीके के वीडियो लेकर आने लग जाऊंगा। इस राशि परिवर्तन से ये होने वाला है, वो होने वाला है, राशिफल वगैरह सब कुछ इस तरीके के जो कि जिनकी की मासेज में डिमांड होती है, मैं उस तरीके के कोई वीडियोस लेकर नहीं आता हूँ। रेमेडी से रिलेटेड भी नहीं लेकर आता हूँ क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक और एजुकेशनल सब्जेक्ट ही लेकर आता हूं। तो आपके साथ में जो भी मिलने वाले एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हो तो उनको आप ये मेरे वीडियोस के बारे में बताएं जिससे कि वो इसका फायदा उठा सकें। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो एस्ट्रोलॉजी को, उसकी गहराइयों को सभी लोगों तक पहुंचाना है। अब आपको मेरा ऑब्जेक्टिव ईमानदार लगता है नहीं लगता है वैसा डिसीजन आप खुद ले सकते हो। अब मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास और आज मैं बात करूंगा D7 चार्ट से रिलेटेड। तो D7 चार्ट दोस्तों आपको मालूम है इसको हम सप्तांश चार्ट भी बोलते हैं और ये कुंडली के फिफ्थ हाउस का एक्सटेंशन है। बेसिकली फिफ्थ हाउस के केवल एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को जिसे हम बोलते हैं संतान या प्रोजेनी से रिलेटेड आपको कुंडली में कुछ भी देखना है तो हम D7 सप्तांश चार्ट को यूज करते हैं। सप्तांश चार्ट में सबसे पहला कंपोनेंट ये आता है कि आपको इसे हमें ड्रॉ किस तरीके से करना है। हम एस्ट्रोलॉजी में आप देखते हो आज की टाइम पे मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत हद तक इररिलेवेंट हो गई है, मगर यदि आप सीख सकते हो तो आपको ये आना चाहिए और बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि सप्तांश एक्चुअली बनता कैसे है। तो इसमें बेसिकली हम एक 30 डिग्री की राशि को 7 इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो वो 7 इक्वल पार्ट में 30 को आप डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू होती है अराउंड 4 डिग्री 17 मिनट 8.57 सेकंड्स एक्यूरेटली निकालेंगे तो एक सप्तांश की इतनी वैल्यू होती है। तो 0 से 4 डिग्री 17 मिनट एंड 8.57 सेकंड्स तक आपका फर्स्ट सप्तांश होगा। इसके बाद इतना ही इसमें हम ऐड कर लेंगे तो 4 डिग्री 17 मिनट्स एंड से लेकर 8 डिग्री 34 मिनट एंड 17 सेकंड तक रफली सेकंड सप्तांश होगा। 8 डिग्री 34 मिनट 17 सेकंड से लेकर 12 डिग्री 51 मिनट तक आपका थर्ड सप्तांश होगा। और इस तरीके से आप सभी 7 सप्तांश निकाल सकते हो। आपको मैंने जो यहाँ पर टेबल दी हुई है इसका मीनिंग क्या है कि जैसे कोई भी प्लेनेट यदि आपका सपोज 10 डिग्री पर है तो आप देखेंगे 10 डिग्री का मतलब हुआ इस रीजन में वो लाई कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में आ रहा है, इसका मतलब वो थर्ड सप्तांश में चला गया। कोई भी प्लेनेट सपोज 22 डिग्री पर है तो यहाँ पर हम देखेंगे 22 डिग्री यहाँ पर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में वो 6 सप्तांश में है। तो टोटल 7 सप्तांश होंगे। तो कोई सा भी प्लेनेट किस सप्तांश में है वो इस तरीके से हम निर्धारित कर सकते हैं। अब कुंडली को किस तरीके से ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करने के बड़े आसान नियम है। आपको क्या देखना है कि किसी भी प्लेनेट को आपने D7 चार्ट में रखना है। तो सबसे पहले हमें D7 की लग्न निर्धारित करनी पड़ेगी कि D7 चार्ट की लग्न क्या होगी। लग्न के बेस पर हम पूरा D7 चार्ट कास्ट करेंगे। लग्न निर्धारित करने का तरीका, सबसे पहले लग्न निर्धारित करेंगे। हम देखेंगे कि आपके D1 चार्ट की जो लग्न है
वो इवन साइन में है या ऑड साइन में है। इवन साइन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 में है, या ऑड साइन का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 या 11 में। लग्न आपके डिवन चार्ट की, यदि वो ऑड साइन में है तो आप उसी साइन से काउंट करेंगे जिस भी साइन में है। कितने सप्तांश की लग्न है, कितने सप्तांश की लग्न का मतलब, सपोज लग्न किसी की 12 डिग्री है तो 12 डिग्री का मतलब ये थर्ड सप्तांश में हो गई। तो और ऑड साइन में सपोज 5 साइन में, तो 5 से 3 काउंट कर लेंगे, 5, 6, 7, D7 चार्ट की लग्न 7 हो जाएगी। मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा। दूसरा इसमें जो पॉइंट आएगा, यदि लग्न इवन है, तो इवन लग्न है तो आप साथ में उससे 7th साइन से काउंट करेंगे। तो यहां पर इसको हम प्रैक्टिकली ले लेते हैं, जरा एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एक चार्ट में ओपन कर लेता हूं, उसका D7 चार्ट आपको ड्रॉ कराऊंगा। जैसे मैंने लग्न बताई है बिल्कुल उसी तरीके से आप प्लेनेट को भी प्लेस करोगे। जो प्लेनेट ऑड साइन में है उसको उसी साइन से काउंट करोगे, कितने सप्तांश में गया है डिग्री के बेस पर आप निर्धारित करेंगे, और उस साइन से उतना काउंट कर लेंगे नंबर। सपोज थर्ड सप्तांश में गया तो 3 काउंट कर लेंगे जिस भी साइन में वो D1 चार्ट में बैठा हुआ है वहां से। इस तरीके से हम D7 चार्ट डिसाइड कर पाएंगे। और यदि वो इवन साइन में है तो उससे 7वां भाव हम काउंट करेंगे। मैं अभी इसी समय की एक कुंडली ड्रॉ कर लेता हूं, देखिए सॉफ्टवेयर यूज करके। ये यहाँ पे इनका बर्थ चार्ट है, आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। 12 साइन की ये लगने की कुंडली है, 12 साइन की लगने की कुंडली है। यहाँ पे मैं बड़ा बर्थ चार्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए 12 साइन पाइसेस या मीन लगने की ये कुंडली है, और इसमें जो लगने की डिग्री है वो 14 डिग्री 37 मिनट है। तो देखिए इवन साइन है ये, 12 साइन का मतलब इवन साइन। अब मुझे सप्तांश की लग्न डिसाइड करनी है, तो ये 7th साइन से मैं काउंट करूंगा। 7 का मतलब यहां से 7 आप चले जाइए तो 6 साइन आएगा, वहां से मैं काउंट करूंगा कितना, 14 डिग्री 37 मिनट। तो 14 डिग्री 37 मिनट अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उससे वो आपका 4 सप्तांश में आएगा। देखिए ये आगे आपका 14 डिग्री 37 मिनट, 12 ये आपका आ रहा है 12 डिग्री 51 मिनट तक यहाँ पर है। 12 डिग्री 51 मिनट से लेकर 17 डिग्री 8 मिनट तक 4 सप्तांश है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर लग्न 4 सप्तांश में है, ये हमने डिसाइड कर लिया। आपको क्योंकि ये इवन साइन में था तो वहां से 7वें साइन से 7 साइन मतलब 6 से हम 4 काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4। तो इस पर्टिकुलर नेटिव की सप्तांश की लग्न 9 हो जाएगी। देखते हैं सप्तांश की लग्न 9 आई है नहीं। ये इसका D7 चार्ट आप देखिएगा यहाँ पर बना हुआ है, तो सप्तांश की लग्न ये 9 आपको दिखाई दे रही होगी। ये मैंने इसकी लग्न डिसाइड कर ली। अब मैं एक दो प्लेनेट रख के बता देता हूँ आपको। सपोज कोई भी प्लेनेट मुझे प्लेस करना है, ऑड इवन साइन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑड साइन का मैं प्लेनेट ले लेता हूँ एक। सपोज ऑड साइन में सैटर्न बैठा हुआ है, ये 11 साइन में। अब हम देखेंगे 19 डिग्री 1 मिनट है, तो आप क्या करिए 19 डिग्री 1 मिनट देखिए कौन से सप्तांश में आता है। तो 19 डिग्री 1 मिनट आपका आएगा 5th सप्तांश में। तो ये सप्तांश हमने पता कर लिया। तो सैटर्न जब ऑड साइन में है तो वहां से 5 काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो सैटर्न सप्तांश में 3 साइन में जाएगा। इसका सप्तांश चार्ट देखते हैं, देखिए कितने साइन में गया है। तो सैटर्न देखिए 3 साइन में चला गया है। अब यदि कोई इवन साइन का, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, और एक प्लेनेट हम चेक कर लेते हैं। देखिए सपोज आपको यहाँ पर मरकरी को प्लेस करना है। मरकरी 17 डिग्री 46 मिनट है, तो ये भी आपका 5th सप्तांश में जाएगा। तो यहाँ से 7 से मैं 5 काउंट करूंगा, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो सप्तांश में वो 11 साइन में चला जाएगा। तो आप देख सकते हो वहां पर। अब जैसे मार्च इवन साइन में 4 साइन के अंदर, और ये 28 मिनट पर है एक्चुअली, 0 डिग्री 28 मिनट। जब इवन साइन में होता है तो उसको अपने आप से 7वें साइन से काउंट करेंगे। यहाँ पर 10 साइन से काउंट कितना करना है, ये पहले ही सप्तांश में है तो यहां से एक ही काउंट करना है, तो 10 साइन में जाएगा। तो मार्स आपका 10 साइन में जाएगा। यहाँ पर मैंने मरकरी बताया आपका 11 साइन में जाएगा। मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ सप्तांश में। मार्क देखिए 10 साइन में गया है और मरकरी 11 साइन में गया है। तो आई होप आपको इतने भर से सप्तांश ड्रॉ करना आ गया होगा। यदि आपको डिफिकल्टी रही हो तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिसके बारे में मैं बताऊंगा, इसको जरा ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। हाउस सिग्निफिकेशंस ऑफ सप्तम। जो हम D7 चार्ट देखते हैं उसके सभी 12 भाव क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब तक हमें डिविजनल चार्ट के सभी 12 हाउसेस के बारे में
ये पता नहीं है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब तक कोई फायदा नहीं है उसको देखने का। तो हाउस सिग्निफिकेशंस ऑफ सप्तांशा। तो फर्स्ट वन हाउस जो होता है, मैं D7 चार्ट की बात बता रहा हूँ। D7 चार्ट को हम अपने चिल्ड्रन या बच्चों के लिए देखते हैं। ये पहले ही क्लेरिफाई कर देता हूँ, D7 चार्ट में यदि आपको बाकी जो डिविजनल चार्ट के रूल हैं वो यहाँ पर लगेंगे, मैं उन्हें फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ वरना ये सीरीज बहुत बड़ी चली जाएगी। पहले 5 वीडियोस को आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, आपको स्पेशल डिविजनल चार्ट के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट 5 वीडियोस को आप रिपीट करके देख लें, भूल गए हो तो फिर से देख लें। इस सीरीज को आप सब्सक्राइब करके रखें और डिविजनल चार्ट को आप 1-2 बार देखें जिससे आपको ये याद रहे, क्योंकि ये हमेशा याद होने चाहिए जब आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे। तो जब तक डिविजनल चार्ट के बारे में आपको बातें नहीं पता है, इसका मतलब आपकी एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। अब आते हैं हम यहाँ पर D7 चार्ट। तो D7 चार्ट बच्चों के बारे में देखने के काम आता है। फर्स्ट संतान देखनी है तो उसका 5वां भाव, सेकंड संतान देखनी है तो 7वां भाव, थर्ड संतान देखनी है तो 9वां भाव, फोर्थ संतान देखनी है तो 11th हाउस, फिफ्थ संतान देखनी है तो सेकंड हाउस, सिक्स संतान देखनी है तो फिर 5वां हाउस, 7 देखनी है तो फिर 7वां हाउस, 8 देखनी है तो फिर 9th हाउस। इस तरीके से हम D7 चार्ट से संतान के बारे में देख सकते हैं। आज के समय में 2 या 3 से ज्यादा जनरली होती नहीं है, फिर भी पुराने समय के लोगों में इतनी होती थी, तो हमें पता होना चाहिए किससे कौन सी संतान देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे हाउस नंबर 1। ये क्या इंडिकेट करता है? D7 चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। द प्रॉमिस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन एंड देयर वेल बीइंग। आपकी लग्न, पहला उसका मतलब लग्न D7 चार्ट की ये इंडिकेट करती है कि आपकी लाइफ के अंदर संतान के होने का प्रॉमिस है या नहीं, और होगी तो वो अच्छे से रहेगी या नहीं, वो ठीक ठाक ग्रो होगी कि नहीं, ये देखने के लिए फर्स्ट हाउस को देखेंगे। तो आपको लग्न को बड़े ध्यान से देखना है संतान के बारे में कि आपका प्रॉमिस है कि नहीं कुंडली के अंदर। आपने D1 चार्ट में देख लिया, मगर आपको लग्न में जाकर देखना है, सीधे फिफ्थ हाउस पर हमें जंप नहीं करना है। लग्न में यदि प्रॉमिस है और वो संतान आपकी ठीक से रह पाएगी या नहीं, बड़ी ठीक से होगी कि नहीं, वो अच्छे से पैदा होगी, अच्छे से बड़ी होगी, ग्रो करेगी, वो देखने के लिए हमें लग्न देखना है। इट ऑल्सो सिग्निफाई लक फैक्टर कैरीड फ्रॉम पास्ट लाइफ। अब देखिए ये चीज एकदम नई है यहाँ पर। लक का तो कोई लिंक ही नहीं देखा होगा आपने फिफ्थ हाउस से, मगर फिफ्थ हाउस 9 से 9th होता है। फिफ्थ इज 9th फ्रॉम 9th। तो 9th हाउस आपके लक को रिप्रेजेंट करता है, करंट लक को, और फिफ्थ हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है जिसका की डिविजनल चार्ट जो D9 है वो रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट लाइफ से आप कौन सा लक फैक्टर इस लाइफ के अंदर लेकर आए हैं। इसलिए 159 को हम धर्म त्रिकोण और लक्ष्मी स्थान और कुंडली के सबसे स्ट्रॉन्ग भाव कंसीडर करते हैं, क्योंकि 9th हाउस भी लक फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इस जीवन में हमें कौन सा लक मिलेगा प्रारब्ध से, मगर जो पास्ट लाइफ का जो लक है उसे हम इस लाइफ के अंदर कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं। बच गया था जो आपका भाग्य, वो बैलेंस भाग को जो इस लाइफ के अंदर लेके आए हैं वो आपकी लग्न बताएगी D7 की। तो देखिए आपके लिए बिल्कुल नई जानकारी होगी कि आपको देखना है कि पिछले जन्म का कोई भाग्य इस समय हमारे लाइफ के अंदर काम करेगा या नहीं। तो यू जस्ट वॉच द लग्न ऑफ द D7 चार्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, द इनबिल्ट संस्कार, जनरल वेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन का चार्ट है। सेकंड हाउस संस्कारों का चार्ट होता है। सेकंड हाउस आपके बच्चों के अंदर इनबिल्ट संस्कार को रिप्रेजेंट करेगा। इनबिल्ट संस्कार क्या होते हैं? आपके 4 संतान है, आप एक जैसा पालते हो, सबको एक जैसा रखते हो, एक जैसा खिलाते हो, मगर एक बहुत धार्मिक होता है और एक बहुत ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति का होता है। एक आपकी बहुत बहुत सेवा करेगा, एक इग्नोर करेगा। एक पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होगा, एक पढ़ाई में बहुत डल होगा। एक आपका जो भी है संस्कारों पर चलेगा, परिवार की नीति रीतियों पर चलेगा, एक वो बिल्कुल अलग चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनबिल्ट संस्कार। जब वो बॉर्न हुआ तो उसके अंदर कौन से संस्कार वो लेकर आया है। जब हम इस जन्म के अंदर जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, जैसा हम इस जन्म में रह रहे हैं, सात्विक खा रहे हैं, अगले जन्म में हम उसे लेकर जाएंगे, या मान लीजिए पक्का। तो वो इनबिल्ट संस्कार सेकंड हाउस से देखे जाते हैं।
और जनरल वेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, खुद की चिल्ड्रन हम D1 चार्ट के सेकंड हाउस से देखते हैं, मगर अपने बच्चों की वेल्थ कैसी होगी उसके लिए आप D7 चार्ट के सेकंड हाउस को एनालाइज करिए। किसी भी हाउस को कैसे एनालाइज किया जाता है वो मैं ऑलरेडी कुंडली एनालिसिस की क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। उस हाउस को, उसके लॉर्ड को, उसके कारक को, इन सभी चीजों को हम देखेंगे, उसको बोलते हैं एनालाइज करना। अब आ जाता है इसका थर्ड हाउस, D7 चार्ट का तीसरा भाव, जनरल एक्ट्स ऑफ करेज बाई चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन के करेज को रिप्रेजेंट करेगा, आपके करेज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। द फ्रूट्स ऑफ पास्ट कर्मास, देखिए D1 की लग्न मैंने क्या बताई थी कि जो आप पास्ट कर्मास को लेकर आ रहे हो उसके लक फैक्टर क्या लेकर आए वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फ्रूट्स ऑफ पास्ट कर्मास ऑफ योर चिल्ड्रन, नॉट यू। आपका फ्रूट्स तो नाइन्थ हाउस और आपका D3 चार्ट मिलके बताएगा आपके खुद के, मगर फ्रूट्स ऑफ पास्ट कर्मास ऑफ योर चिल्ड्रन वो आपको देखने हैं। यदि कैसे फ्रूट्स मिलेंगे तो D7 चार्ट के थर्ड भाव से आप देखिएगा। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ हाउस से, हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन एंड ऑफ चिल्ड्रन। मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने बच्चों का खुशी देखना चाहते हैं, हैप्पीनेस देखना चाहते हैं तो फोर्थ हाउस से देखेंगे। और चिल्ड्रंस के थ्रू आपकी अपनी हैप्पीनेस देखना चाहोगे। अपनी हैप्पीनेस का मतलब है आपको बच्चों की खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बच्चे आपको होने के बाद खुशी देंगे या नहीं देंगे। बच्चों की खुशी दो तरीके की होती है, एक तो बच्चे ही नहीं हो किसी के, बच्चे होना भी एक अपना आप में बहुत बड़ी खुशी है। और बच्चे होने के बाद वो आपके हिसाब से चलें, आपका ध्यान रखें, आपको साथ जिंदगी बिताएं, आपकी ओल्ड एज में मदद करें, वो होगा बच्चों का सुख। या ऐसा भी हो सकता है बच्चे आपके हो गए और वो यूएस में जाके रहने लग गए, आप इंडिया के अंदर है, आप केवल फोन पे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी होना बंद होगी। इसके बाद वो आप उनके लिए इमेटेरियल हो गए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको भूल गए। तो वो आपको देखना है कि आपको बच्चों के थ्रू खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बच्चों के थ्रू खुशी माँ बाप को केवल साथ में रहकर मिलती है और किसी भी तरीके से नहीं मिलती है, ध्यान रखना। बच्चे आपके कितने ही अरबोपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, राष्ट्रपति हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं, मगर आपके साथ वो नहीं रहते तो बच्चों के थ्रू खुशी नहीं है, आप ये मान लीजिएगा। तो आपको ये देखना है कि बच्चे आपके साथ रहेंगे या आप बच्चों के साथ रहोगे या नहीं, या वो दूर रहेंगे, वो चौथा भाव आपका रिप्रेजेंट करेगा। अब आ जाते हैं फिफ्थ हाउस पे। तो पूर्व पुण्य हाउस है और फर्स्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। D1 चार्ट का फिफ्थ हाउस हमारे पूर्व पुण्यों को रिप्रेजेंट करता है और D7 चार्ट का फिफ्थ हाउस हमारी संतान के पूर्व पुण्यों को रिप्रेजेंट करेगा और हमारे लिए वो फर्स्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। आपने पहली संतान को देखना है तो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। सिक्स पॉइंट, डिस्प्यूट का है छठा भाव, डेड डिस्प्यूट, ठीक है, उसका मालूम ही है, डिजीज का भाव होता है। तो यहाँ पर D7 चार्ट में प्रॉब्लम्स फ्रॉम चिल्ड्रन, डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, सफरिंग ऑफ पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ चाइल्ड, तीन चीजों को इंडिकेट करेगा ये। आपके पार्टनर की सफरिंग को बताएगा ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन। सिक्स हाउस ऑफ D7 ध्यान रखना है। ट्वेल्थ फ्रॉम सेवेंथ है, ट्वेल्थ फ्रॉम सेवेंथ, और सिक्स हाउस अपना आप में ही है, लगने से सिक्स हाउस है तो सफरिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, आपको चिल्ड्रंस की वजह से जो सफरिंग मिलेगी, और डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस को भी जो सफरिंग मिलेगी वो भी छठाई भाव इंडिकेट करता है। उनमें जो भी बीमारी होगी दैट इज इंडिकेटेड बाई सिक्स्थ हाउस। वो बचपन में बीमार हो जाते हैं, आप देखते हो चिल्ड्रंस को कैसी डिजीज रहेगी, कैसी हेल्थ रहेगी, आपको छठा भाव देखना है। और इसके बाद देखना है सफरिंग ऑफ पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ चाइल्ड, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी सफरिंग को भी सिक्स्थ हाउस बताएगा D7 चार्ट का। अब आ जाते हैं सेवेंथ हाउस, रिलेशनशिप विद अपोजिट सेक्स एंड कन्वीनियंट कंसीवमेंट ऑफ द चाइल्ड, सॉरी कंसीवमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो कंसीव होगा नहीं होगा ये आपको सेवेंथ हाउस इंडिकेट करेगा, और उनका अपोजिट सेक्स से कैसा रिलेशन होगा आपके चिल्ड्रंस का वो सेवेंथ हाउस इंडिकेट करेगा। तो दिस द सेवेंथ हाउस फॉर योर चिल्ड्रन, नॉट फॉर यू। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एट्थ हाउस, लॉन्जिविटी ऑफ रिलेशनशिप विद पार्टनर, लॉन्जिविटी ऑफ चिल्ड्रन, ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ ऑफ चिल्ड्रन एंड मिसकैरीज। इन इतनी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आपका मिसकैरीज होगा तो उसके लिए एट्थ हाउस इन्वॉल्व होता है D7 चार्ट का। फर्दर, ऑब्स्टेकल्स इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि इसको आप चिल्ड्रन का भी चार्ट मानकर चलें। लॉन्जिविटी ऑफ चिल्ड्रन, इन सभी चीजों को इंडिकेट करता है एट्थ हाउस। ट्रबल्स इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन को भी इंडिकेट करेगा।
आपको इन कंसीवमेंट में जो प्रॉब्लम आएंगी, मतलब मिसकैरेज को भी 8th हाउस रिप्रेजेंट करेगा। तो ट्रबल्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन आप एक सिंगल सेंटेंस में मान सकते हो। अब ट्रबल्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन में आपको जो ट्रबल्स मिल रही हैं, आपको चिल्ड्रन को जो ट्रबल मिल रही है, वो सभी 8वें भाव से देखी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं 9th हाउस। इट इज ग्रैंड चिल्ड्रन एंड लक ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 9th हाउस आपका भाग्य भाव होता है। तो भाग्य भाव हो गया, लग्न को हम मानेंगे चिल्ड्रन का, D7 चार्ट इज फॉर चिल्ड्रन। तो 9th हाउस लक ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा, और ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, फिफ्थ से फिफ्थ हो गया, तो ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस है डिजीज ऑफ चिल्ड्रन एंड केयर दे गेट फ्रॉम पेरेंट्स, कर्मा ऑफ चिल्ड्रन। तो कर्मा ऑफ चिल्ड्रन तो आप एज्यूम कर ही सकते हो, क्योंकि ये चिल्ड्रन का चार्ट है, तो 10th हाउस कर्मा ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा। मगर यहाँ पर डिजीज ऑफ चिल्ड्रन एंड केयर दे गेट फ्रॉम पेरेंट्स, ये भी आपको 10th हाउस रिप्रेजेंट करेगा कि बच्चों को कौन सी डिजीज होगी, और उस डिजीज में उनके पेरेंट्स ने उनकी क्या हेल्प करनी है, क्या मदद करेंगे पेरेंट्स, ये भी आपको यही भाव बताएगा। एक्चुअली ये 5th से 6th भाव है, तो 5th से 6th का मतलब आपका डिजीज ऑफ चिल्ड्रन हो गया। 10th हाउस ऑफ द D7 इज 6th फ्रॉम द 5th, तो ये डिजीज ऑफ चिल्ड्रन को बताता है, साथ ही साथ ये इंडिकेट करता है केयर दे गेट फ्रॉम द पेरेंट्स। इसके बाद आता है 11th हाउस, गेन फ्रॉम चिल्ड्रन एंड गेन टू चिल्ड्रन, दोनों बताएगा आपको क्या गेन हुआ चिल्ड्रन से, और चिल्ड्रंस को क्या गेन हुआ, ये आप 11th हाउस से देखोगे। डिजायर्स द पेरेंट चेरिश फ्रॉम चिल्ड्रन, आपकी बच्चों से क्या डिजायर्स हैं, बच्चों की इच्छाओं को भी इंडिकेट करेगा। मगर आपके केस में आप बच्चों से क्या चाहते हैं, आपकी डिजायर फुलफिल होंगी कि नहीं, आपको गेन्स होंगे कि नहीं थ्रू चिल्ड्रंस, वो आपका 11th हाउस बताएगा कि आपकी इच्छा पूर्ति बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपकी बच्चों से क्या इच्छाएं हैं, आपके मन में उनके बारे में क्या विचार हैं, आप क्या चाहते हैं वो क्या बने, कितनी प्रोग्रेस करें। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ज्यादा आपके एम्बिशियस होते हैं बच्चों के बारे में बजाय बच्चे खुद। कई में होता है बच्चे मोर एम्बिशियस होते हैं, पेरेंट लेस एम्बिशियस होते हैं। तो आपकी एम्बिशंस को 11th हाउस रिप्रेजेंट करेगा टूवर्ड्स योर चिल्ड्रन, एम्बिशंस टूवर्ड्स चिल्ड्रन आपको D7 का 11th हाउस रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं 12th हाउस की। ये लॉन्जिविटी ऑफ प्रोजेनी हो गया, संतान की उम्र को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली 5th से 8th है, 12th हाउस इज 8th फ्रॉम द 5th। तो 5th को यदि मैं लग्न बना लूं तो ये लॉन्जिविटी ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर नर्चरिंग चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को पढ़ाने में क्या खर्चे करेंगे। पता लगा आप US में पढ़ा रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, आपको यहाँ के हिसाब से आपको लगेगा हम बहुत स्पेंड कर रहे हैं, या आप जो भी एजुकेशन कर रहे हैं वो हायर एजुकेशन पे जाएगा तब आपके खर्चे होंगे। तो बच्चों को आपको पढ़ाने के लिए और या नर्चर करने के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा 12th हाउस। तो बेसिक फंडा ये है कि 12th ये D7 चार्ट आपको दो चीजें बताता है, और वो लिंक्ड है आपके चिल्ड्रन से। आप इसको अंडरस्टैंड इस तरीके से कर सकते हैं, सभी सिग्निफिकेशंस वही हैं जो D1 चार्ट में होते हैं, मगर यहाँ आप बच्चों से क्या चाहते हो और बच्चों के लिए क्या होगा, वो दोनों चीज एक साथ पता चलेंगी। कि चौथा भाव हम देख रहे हैं तो आप सुखी होंगे नहीं बच्चों से, और बच्चे सुखी होंगे कि नहीं, ऐसे समझें। 12th हाउस आप बच्चों पे क्या एक्सपेंसेस कर रहे हैं बच्चों पे, और क्योंकि वो 5th से 8th हो गया तो उनकी लॉन्जिविटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो हम पूरी इस कुंडली को जब भी D7 चार्ट को देखेंगे तो आपको देखना किस काम के लिए, हमने बच्चों से रिलेटेड मैटर्स को देखना है, और हमसे बच्चों के रिश्तों को देखना है। हमें बच्चों से क्या गेन होगा, बच्चों से हमारी कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं होंगी, उनकी कौन सी इच्छाएं होंगी, इन सभी प्रश्नों का जवाब देखने के लिए हमें D7 चार्ट को प्रॉपरली देखना है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ सप्तांशा, कैसे एग्जामिन करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एक पॉइंट लिखे हुए हैं, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मैं इसको कितने भी डिटेल में पढ़ाऊंगा मगर आप उतना अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कोशिश की है कि उन सभी पॉइंट्स को, बिंदुओं को मैं आपको बताऊं जिन्हें आप कुंडलियों पर अप्लाई करें, और जरूर अप्लाई करें। ये मैंने इसको बहुत शॉर्टकट में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, क्योंकि डिविजनल चार्ट की डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस 5 वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग लग्ना ऑफ D7 एश्योर्स बर्थ। जस्ट स्ट्रॉन्ग लग्ना ऑफ D7, D7 की लग्न स्ट्रॉन्ग है तो इट एश्योर बर्थ ऑफ चिल्ड्रन की बर्थ ऑफ चिल्ड्रन होगी। तो अब D7 की लग्न को देखें। लग्न कैसे देखी जाती है आपको सबको पता होना चाहिए।
कि लग्न पर बेनिफिक इन्फ्लुएंस हो, लग्न शुभ कर्तरी में हो, लग्न को लग्न लॉर्ड देख रहा हो, लग्न में बेनिफिक बैठा हो तो लग्न स्ट्रोंग मानी जाएगी, और इससे उल्टा है तो लग्न वीक मानी जाएगी। अब वीक लग्न है तो और क्राइटेरिया देखेंगे, डिनाइल तभी भी नहीं होता, मगर स्ट्रॉन्ग लग्न ये बताती है कि आपको चिल्ड्रन मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, लग्न लॉर्ड ऑफ बर्थ चार्ट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन 6, 8, 12 ऑफ D7। इट शोज नो गुड रिलेशनशिप विद योर ओन चिल्ड्रन। यदि लग्न लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट का D7 के 6, 8, 12 में चला गया तो ये बताएगा कि आपके अपने बच्चों से अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। अब आपसे प्रश्न पूछते होंगे बहुत सारे लोग कि मेरे अपने बच्चों से कैसे रिश्ते रहेंगे आगे चल के, पटेगी या नहीं पटेगी। तो ये आपके प्रश्न का आंसर लाने के लिए मैंने सेकंड पॉइंट लिया है। आप बर्थ चार्ट के लग्न लॉर्ड को देख लीजिए, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा हुआ है। इन 2 पॉइंट को हम देखिए, जो चार्ट था ऐसे ही एट रैंडम मैंने लिया हुआ है, इससे हम डिस्कस करते हैं। तो D7 चार्ट आपको नहीं भी दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, 9 इसकी लगना है, 10 साइन में मार्स बैठा हुआ है, 11 साइन में यहाँ पर मरकरी बैठा हुआ है, 2 साइन में जुपिटर है रेट्रोगेट, मून केतु है, 3 साइन में सैटर्न है रेट्रोगेट, 4 साइन में वीनस है। आप बना सकते हो, ये मैंने 1650 जयपुर राजस्थान की कुंडली बनाई हुई है 21 अक्टूबर 2024 की, तो मैं केवल समझाने के लिए इसे यूज कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ, आपको देखना सिखाता हूँ कि लग्न क्या स्ट्रोंग है क्या इसकी। इसकी लग्न में देखिए कोई भी बेनिफिक प्लेनेट प्लेस नहीं है, लग्न को बेनिफिक देख नहीं रहा है, सैटर्न रेट्रोगेट देख रहा है इसको, और ये लग्न एक वन गो में पापकर्त्री में भी नजर आ रही है। इधर मार्स बैठा हुआ है और इधर आपका सन एंड राहु बैठे हुए हैं, तो ये पूरी तरीके से पीड़ित है। तो उसकी बर्थ ऑफ चाइल्ड एश्योर है ऐसा हम नहीं कह सकते, हो सकता है इससे कुछ प्रॉब्लम आए। वैसे तो ये अभी आज ही का अभी की कुंडली बनाई है तो बर्थ ऑफ चाइल्ड इसके होगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, पर स्टिल यहाँ पर इसकी लग्न पीड़ित है, स्ट्रांग नहीं है किसी भी तरीके से। अब दूसरा इसका पैरामीटर मैंने बताया था कि नेटिव का लग्न लॉर्ड जुपिटर है। अब वो देखेंगे कहीं इसके 6, 8, 12 में तो जाके बैठ गया, देखिए छठे भाव में जाकर बैठा हुआ है, तो 6th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि इसकी बच्चों से रिलेशन भी अच्छे नहीं होंगे। इस तरीके से हमें देखना है। तो देखना बड़ा सिंपल है, आप जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए इन्हें आप ध्यान से रखें और इन्हें अप्लाई करें, और ये काफी सटीक आपको अप्लाई होंगे। इन D7 अब देखना है आपको, 5th हाउस शोज फर्स्ट चाइल्ड, 7th हाउस सेकंड एंड सो ऑन। दिस रूल इज यूज्ड टू सी जेंडर एंड रिलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर चाइल्ड। तो जेंडर रिलेशन पर्टिकुलर चाइल्ड के बारे में आपको जब भी देखना है तो फर्स्ट चाइल्ड के बारे में देखना है, जेंडर देखना है। उसके अलग तरीके होते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। तो फर्स्ट चाइल्ड का जेंडर देखना है तो वो 5th हाउस से देखेंगे, उससे रिलेशन कैसे होंगे वो 5th हाउस से देखेंगे। 7th आपको सेकंड चाइल्ड का जेंडर देखना है और रिलेशन देखने हैं तो वो D7 के 7th हाउस से देखेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजों को देखने के लिए पर्टिकुलरली कि जेंडर क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, डॉटर होगा या सन होगा, या उससे आपके कैसे रिलेशन होंगे, तो हम इस तरीके से देखते हैं। 4th पॉइंट, DNA टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। DNA टेस्ट का मतलब हम जो बायोलॉजिकली करते हैं, हम देखते हैं कि मदर फादर सन का अ, ऐसे ही फादर सन या डॉटर का DNA मैच करता है, तो यहाँ पे DNA टेस्टिंग कैसे करते हैं। Mars and the moon of child must establish a relation with 5th house oblique lord और 9th house oblique lord of the parents। आपको मैं सूत्र दे रहा हूं, देखिए। अब ये है कि कहीं ये बाय द वे लग नहीं रहा है तो आप ये मत समझ लेना कि ये इसकी संतान नहीं है, उसका गलत मतलब ना निकालें। आप टाइम थोड़ा वेरी करें, ये आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की टेक्निक है। जो ये DNA टेस्ट है, दिस इज ए टेक्निक फॉर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। सप्तांशा चार्ट से आप बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना चाहते हो तो सिंपल सा है, मार्स एंड द मून ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे का मार्स और मून है वो आपके स्टेब्लिश रिलेशन विद 5th हाउस ऑब्लिक लॉर्ड और 9th हाउस ऑब्लिक लॉर्ड ऑफ द पेरेंट्स। तो पेरेंट के 5th हाउस ऑब्लिक लॉर्ड और 9th हाउस ऑब्लिक लॉर्ड से आपका कोई न कोई रिलेशन बनाना चाहिए। इसको हम DNA टेस्ट बोलते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, DNA टेस्ट का मतलब मार्स एंड द मून ऑफ द चाइल्ड मस्ट एस्टेब्लिश ए रिलेशन विद द 5th हाउस ऑब्लिक लॉर्ड, मतलब 5th लॉर्ड, और 9th हाउस ऑब्लिक लॉर्ड ऑफ द पेरेंट्स। नेक्स्ट, चिल्ड्रन फ्रॉम सेकंड मैरिज, यदि आपकी दूसरी मैरिज हुई, पहली मैरिज हुई उससे बच्चे नहीं हुए, सेकंड मैरिज यदि हुई तो उससे आपको बच्चे देखने हैं, तो वो आपको 7th हाउस से देखने हैं, ना कि 5th हाउस से देखने हैं, चाहे पहली ही संतान हो।
पहली मैरिज से आपके बच्चे हो गए, ठीक है। अब दूसरी मैरिज से जो बच्चे आपको पहला बच्चा देखना है वो 7th हाउस से देखेंगे, हम 5th हाउस से नहीं देखेंगे। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 6। D7 shows future lineage, that is children and grandchildren, as D12 shows past lineage, parents and grandparents। D12 से हम देखते हैं अपने फोर फादर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड दादा दादी, उनके पिताजी, ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ऑल दीज थिंग्स हम देखते हैं D12 चार्ट से। ऐसे ही हम अपने बेटे पोते ये सभी जो देखेंगे जिसे हम बोलते हैं लीनिएज आगे, वो D7 से हम देखते हैं। 7th पॉइंट है, 8th हाउस ऑफ D7 इज इंडिकेटर ऑफ पास्ट कर्मास विच प्रिवेंट बर्थ ऑफ और प्रोजेनी। आप ध्यान से देखिएगा जिन्हें संतान प्राप्ति में डिफिकल्टी हो रही है, आप उनका 8th हाउस को एनालाइज करिए जरा ध्यान से, उन पर किन किन प्लेनेटों का इन्फ्लुएंस है, कौन एस्पेक्ट कर रहा है, कौन बैठा है, कौन लॉर्ड है, वो आपके रीजन बताएगा कि आपको संतान क्यों नहीं प्राप्त हो रही। उनसे रिलेटेड ग्रहों को आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो आप उस कारण पे पहुंचेंगे कि इसको संतान क्यों नहीं हो पा रही है। 8th पॉइंट देखेंगे, राजयोग प्रेजेंट इन D7 इंडिकेट हाईली प्लेस्ड चिल्ड्रन और पर्सन इज हाईली इंटेलिजेंट। आपको अपनी संतान के बारे में बताना है, आपके पास कोई भी नेटिव आ गया आज ही, उसने अपने बच्चों के बारे में पूछना है, चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं क्लास में वो पढ़ रहा है, आपसे वो पूछेगा नेचुरली कि इसका कैरियर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, D10 चार्ट पर बच्चे के पे पूछ जाओगे, उस पर नहीं जाना आपको। आप उस फादर की कुंडली को उठाइए, मदर की कुंडली को उठाइए, उसके D7 चार्ट को आप खोल लीजिए, उसके अंदर कितने राजयोग बन रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो संतान है वो कितना राइज करेगी। अब उसका एक मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप यदि पहली संतान का देख रहे हो तो 5th हाउस को लग्न मानकर आप देख लीजिए कि राजयोग कितने फॉर्म हो रहे हैं, 5th हाउस को लग्न मानकर। इन जनरल D7 में यदि राजयोग बन रहे होते हैं तो आपकी जितनी भी संतान है वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगी। मगर अब आपको सेग्रीगेट करना चाहते हो क्योंकि सब संतान एक जैसी नहीं हो सकती, तो D7 की आप 5th हाउस को लग्न बनाकर आप देखिए कितने राजयोग फॉर्म हो रहे हैं, केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं और किसी तरीके के राजयोग बन रहे हो, वो इंडिकेट करेंगे कि वो संतान कितना राइज करेगी। यदि राजयोग नहीं बन रहे हैं तो संतान राइज करने में पूरी तरीके से कैपेबल नहीं होगी। धन योग इंडिकेट मैनी चिल्ड्रन, यदि D7 चार्ट के अंदर आपके धन योग बन रहे हैं इसका मतलब आपके कई संतानें होंगी। आज के समय पर 2 या 3 से ज्यादा संतानें किसी के नहीं होती, बल्कि बहुत लोगों के 1 होती है। तो देश काल पात्र के हिसाब से आप देख सकते हो कि कई संतान नजर आ रही है और उसके एक ही है, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी फ्री विल चली है, मगर वो चाहेगा तो उसको संतान होने में परेशानी नहीं होगी। एक तो ये होता है कि बस संतान होना ही नहीं है, धन योग यदि नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे संतान की कमी रहेगी, डिफिकल्टी होगी, आफ्टर एफर्ट ही संतान होगी। मगर धन योग बन रहे हैं तो मॉडर्न टाइम में आप कहिए कि उसको संतान होने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, जब चाहेगा तब संतान हो जाएगी, जो कि 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि जब पर्सन चाहता है तब उसको संतान हो जाती है। केवल 10% केसेस के अंदर इशू आते हैं, और क्यों इशू आएगा उसके लिए मैंने अभी बताया कि D7 चार्ट का 8वां भाव आप देखिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, 9th लॉर्ड व्हेन रिलेटेड टू 8th हाउस गिव्स चिल्ड्रन बाय अडॉप्शन। 9th लॉर्ड D7 चार्ट का जब 8th हाउस से रिलेटेड हो जाए तो वो चिल्ड्रन देगा बाय अडॉप्शन, मतलब वो पेरेंट से दूर जाएगा, जो भी संतान होगी अपने फादर से दूर जाएगा। इट इज लॉस ऑफ 9th हाउस, फादर से दूर जाके रहेगा, इसका मतलब वो जिसके पास भी जाकर रहेगा वो अडॉप्टेड होगा। तो आपको इस तरीके से चिल्ड्रन मिलता है यदि 9th हाउस का जो भी लॉर्ड है उसका रिलेशन 8th हाउस से किसी भी तरीके से हो रहा है, वो 8th हाउस को एस्पेक्ट कर ले, 8th हाउस के अंदर बैठ जाए, 8th लॉर्ड के साथ कहीं कंजक्ट हो जाए, 8th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर ले, तो वहां एडॉप्शन से संतान मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। मगर ये ध्यान रखना कि ये कॉम्बिनेशन नजर आता है तो आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि अडॉप्शन से ही मिलेगी, मगर ये कॉम्बिनेशन अडॉप्शन को इंडिकेट करता है। तो इन दिस वे मैं आज की क्लास में D7 चार्ट को केवल एक ही क्लास में यहाँ पर समअप कर रहा हूँ। मैंने इसमें आपको दोनों तीनों चीजें बता दी हैं, वो इसलिए मैंने बताई है। आगे वाली D12 चार्ट थोड़ा लेंथी होने वाला है, D7 चार्ट इसलिए मैंने बता दिया है क्योंकि प्रोजेनी से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो प्रोजेनी में आपको पढ़ने पड़ेंगे। मगर D7 चार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें मैंने आज की क्लास में आपको क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। जिन दोस्तों ने एंड तक वीडियो देखा है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। नमस्कार, धन्यवाद।